Hello, boys and girls. How are you? Please comment down what are you feeling right now, because CAT 2024 is very close and we know that how much we want this to be cracked with flying colors. Okay, so today we are going to do a very interesting and valuable topic. आपको thumbnail से समझ में आ गया होगा that how can you bring up your marks up with extra 3 marks. अब ये extra 3 marks क्या है? Today we will be discussing the tone of the author. आपने बहुत जगह ये questions पढ़ा होगा, और अगर आपको RC 4 RCs आ रहे हैं CAT 2024 के पेपर में, तो उन 4 RCs में तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि एक में तो ये क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें एग्जाम सेटर ने ये लिखा होगा कि आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज या प्लीज एक्सप्लेन द टोन ऑफ द ऑथर. ये क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे और ये बहुत ईजी और सॉल्व करने में बहुत आसानी से हो जाती हैं, बिकॉज दिस इज द ईजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू विल गेट इन RC पैसेजेस. ठीक है, अगर आपको टोन समझ में आ रहा है, आप अभी ब्रेक लगा दो अपनी वोकैबुलरी, जो आप जनरल वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, इस वोकैबुलरी पे ध्यान दो जो मैं जनरल और एक्सट्रीम टोन्स में बताने वाली हूँ, सो दैट यू नो कि अगर आपको ये सारे वर्ड्स पैसेजेस में दिख रहे हैं तो वो क्या टोन डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज जूही प्रिया. सो today we are going to discuss about what are the tones that the author talks about. ठीक है, clean the mess, clean the mess. ओहो, clean the mess यार, please clean the mess. Oh wow, can you please clean the mess? Why I am talking in these many expressions? Because इसी टोन में ऑथर भी बात करता है. अब आप बोलोगे अरे मैम ऑथर तो है नहीं हमारे पास, हम उसे कैसे देखें, उसके एक्सप्रेशंस कैसे समझें, उसका टोन कैसे डिफाइन करें. तो RC के पैसेजेस में अगर आप कोई पैसेज के थ्रू जा रहे हो, अभी तो आपको बहुत प्रैक्टिस से ये भी समझ में आ गया होगा कि टोन एक्चुअली कहाँ आइडेंटिफाई किया जा सकता है. जनरली जो ऑथर का टोन है वो लास्ट के 4 लाइंस में जहाँ वो कंक्लूजन बता रहा है, सजेशंस बता रहा है, वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो द टोन ऑफ द एंटायर पैसेज. अगर आपने ध्यान से वो पैसेज पढ़ा है तो ऐसा होता है बहुत बार कि शुरू के भी कुछ लाइंस में, जैसे मेन आइडिया के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इज द ऑथर बीइंग पॉजिटिव, इज द ऑथर बीइंग नेगेटिव, और इज द ऑथर जस्ट बीइंग न्यूट्रल. तो सबसे पहले तो व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल. कि वो पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है, वो बहुत खुश है, वो बताना चाह रहा है कि उसके स्टोरी में कितनी सारी खुशियां हैं और कितना वाइब्रेंट है, कितना कलर्स है. इट्स जस्ट अ पॉजिटिव टोन. यू अंडरस्टैंड जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपको समझ में आ जाता है दैट ही इज ट्राइंग टू बी नेगेटिव थ्रूवर्ड्स यू और पॉजिटिव थ्रूवर्ड्स यू. इज जस्ट न्यूट्रल, इज जस्ट टॉकिंग नॉर्मली. तो आपको तो ये आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा कि ये कौन सा टोन है, इफ यू स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू दीज 3 थिंग्स. ठीक है, सो यू स्टार्ट विद दीज 3 थिंग्स and then we could come on some words that the exam setter actually sets in that paper and goes through these many words. तो ये words जब आपको आएंगे तो पहला तो plaintive है, which is around just being sad. ठीक है, तो सैड तो बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस पे तो कुछ ऑथर आपको बताएगा नहीं. ईदर ही विल बी वेरी एंथुजियास्टिक और ही विल बी नेगेटिव थ्रूवर्ड्स इट, ही विल क्रिटिसाइज द होल पैसेज, और ही विल बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग. सो बहुत प्लेन, बहुत सैड तो कुछ होता नहीं है. तो ये जैसे ही आए आप इसको एलिमिनेट कर देना. ठीक है, इफ दिस वर्ड्स कम इन द पैसेज, सो दिस कैन बी एलिमिनेटेड बिकॉज द टोन ऑफ एनी पैसेज कैन नॉट बी ऑन अ ग्राउंड लेवल, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत सैड टोन में है, नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट. ओके, अब फिलोसफिकल में क्या होता है, द author is trying to define philosophy. He is very positive about something कि ठीक है भाई, बल्ले बल्ले सब कुछ ठीक चल रहा है हमारा. ठीक है, so he is being very philosophical. The tone can be philosophical. So if you come across this word, you can actually come across the sense कि the author is trying to be philosophical. The tone of the author is trying to get into philosophy. Okay, so he is trying to be imaginative. All of these words come under philosophical. So if you come across these words, please don't eliminate these, because these can be one of the tones, very important tones of RC. Okay, these can be very important tones of RC. Okay,
So you have to remember all these words. और ये जहाँ जहाँ भी आपको अपने passage में दिखे, please try to map it and make a keyword so that when you get these questions in the passage, you can come across these words, come to exactly this point and mark your answer. Okay? Critical. Now critical is being very very judgmental, or very in any case of being skeptical about something, not understanding, or just judging that. So if you come across a word which is critical, which is not in scenario of a positive tone, it can be in neutral tone, so you can actually mark this word as the author is trying to be very critically sounded in this passage. Okay, so this is one of the important words. और ये सारे words मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बार बार सारे papers में repeat होते हैं. I'm not sure about which passage I read in I think 2017 या 18 के paper में, which was from CAT. I think critical बहुत बार mention किया हुआ था एक passage में, और वो I think किसी अलादीन के around the passage was, and that's how the author was trying to be very critically critically judgmental in that passage. ठीक है? Apologetic. So apologetic, when it comes, that comes from apology, being sorry about something, not being very positive about something, or कि अब एक example ले लो कि समुद्र में मछलियाँ हैं और वो हम उसमें प्लास्टिक फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, बॉटल्स फेंक रहे हैं, वही प्लास्टिक वो मछलियाँ खा के और फिर वही मछलियाँ हम खा रहे हैं. वी आर नॉट बीइंग अपॉलोजेटिक अबाउट इट. हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पूरा खराब कर रहे हैं, बट वी आर नॉट बीइंग अपॉलोजेटिक अबाउट इट. हम बहुत साल से ये करते आ रहे हैं, हमारे पास बहुत नोटिस आ चुके हैं कि मत करो, ये गंदगी मत करो, बट वी आर नॉट बीइंग अपॉलोजेटिक. दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो अगर किसी पैसेज में ऐसा कोई क्रिटिकल सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है जिसमें यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट द ऑथर इज जस्ट ट्राइंग टू वे with the conversation and he's not being apologetic, you understand that the tone is apologetic, and you can mark that in the passage. Okay, so these are the words that generally come in your option when you get a question where it is written what is the tone of the passage. Okay, enthusiastic, you have come across these words many a time, I'm sure. Enthusiastic is very excited, enthu hai, बहुत उसमें stamina है, बहुत excitement है about doing anything, particularly about academics or sports. बहुत ज़्यादा enthusiasm दिखाता है, participate करता है. So all of this comes under enthusiastic. तो अगर आप किसी भी passage के थ्रू जा रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत इसमें energy है इस passage में, the tone of the author is trying to be very energetic, तो वो enthusiastic tone में आएगा. ठीक है? I hope you're understanding all this. Now, laudatory is applauding, praising something. So ये टोन आपको तब समझ में आएगा जब ऑथर आपको बता रहा है पैसेज में कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या किसी एक सिनेरियो को या किसी एक मॉन्यूमेंट को बहुत प्रेज कर रहा है कि अरे वाह वाह क्या आर्किटेक्चर है भाई, और या वो इंसान कितना सुंदर है, कितना अच्छा है. अगर ऐसा कुछ बता रहा है वो, तो वो इस टोन में आएगा, which is about praising. ठीक है? तो these are the words that I think these are, ये काफी simple words है जो मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपको और थोड़ा एक्सट्रीम में चाहिए तो मैं और वर्ड्स लेके आऊंगी, क्योंकि we are doing a session which has to be around 15 to 20 minutes, ताकि आपको बहुत लंबा ना बैठना पड़े इस सेशन में और आप बोर हो जाओ. इसीलिए हम ये छोटे छोटे सेशंस लाते हैं. बट अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको और लंबे सेशन की ज़रूरत है जिसमें मैं और 20-25 वर्ड्स बताऊं जो आप समझ के डिफाइन कर सकते हो पैसेज, क्योंकि यही कुछ वर्ड्स आते हैं. मतलब आपको हर वेबसाइट पे या हर यूट्यूब चैनल पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट कम हियर एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने लिखा था दैट मैम स्किमिंग के कुछ क्लास करवा दो या वोकैबुलरी के कुछ क्लास करवा दो, हमारी वोकैबुलरी बहुत वीक है, तो मैंने उस पर क्लास किया. So if you want a longer session of this, if you want कि मैं और कुछ words लेके आऊं apart from these words that I'm trying to explain it to you in a basic language, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं. आप बताइए तो सही. ठीक है? चलो. Now, type
2। ये क्या होते हैं? ये पेयर टोन्स होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आर पेयर टोन्स, जिसमें ऑथर भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक काफी क्रिटिकल या काफी टेक्निकल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा है। वो अब हम जानेंगे, ध्यान दीजिए। रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स। चलो अब हम एक बुक ले लेते हैं, ठीक है, किसी का बुक ले लेते हैं। हु इज योर फेवरेट ऑथर? चलो बताओ। मैंने तो चेतन भगत के काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, आई विल टेक हिज एग्जाम्पल, क्योंकि उस पर मूवी बन चुकी है, 2 स्टेट्स, और काफ़ी मूवीज़ बन चुकी है, एंड आई एम श्योर कि ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स, और बिकॉज ही राइट्स एग्जैक्टली अराउंड द पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम हैं, एकदम एग्जैक्टली वही नरेट करता है। सो आई टेक हिज बुक, ठीक है। नाउ चेतन भगत का हमने एक बुक ले लिया, उसमें जो भी कुछ लिखा है उसी का सोचो कि एक पैसेज आपको कैट 2024 के एग्जामिनेशन में आ गया है। वाह वाह, क्या बात है, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नाउ रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स, उसमें जो ऑथर बताना चाह रहा है रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स में, कि वो बहुत ही इज ट्राइंग टू प्रेज समवन वेरी रिस्पेक्टफुली, और बहुत रिगार्ड्स दे रहा है। जैसे आप लिखते हो ना कोई भी, इफ यू आर राइटिंग, पहले जब आप लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, या अभी भी आप लिखते हो, यू ईमेल समवन, यू राइट रिगार्ड्स ओवर देयर, ठीक है, और बीइंग थैंकफुल और थैंकफुली, ऑल ऑफ दिस यू राइट बिकॉज यू आर एक्चुअली trying to regard that person in statement of whatever you have written. So he is being very respectful regards, he's being very respectfully in regards to whatever he is stating in that passage, ठीक है। So this is one of the pairs. Qualified abrogation. Now उसी बुक के, चेतन भगत के बुक में, the author is trying to give facts and figures, और वो बहुत क्वालिफाइड एब्रोबेशन दे रहा है। वो फैक्ट्स और फिगर्स से आपको बता रहा है कि दीज आर द टोन्स दैट आर डिफाइनिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो इफ यू कम अक्रॉस दिस लाइन विच इज क्वालिफाइड एब्रोबेशन, इट मीन्स दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू बी वेरी फैक्चुअल अबाउट दैट पैसेज, ओके। नाउ इम्प्लीफाइड स्केप्टिकल, व्हाट इज इट? इम्प्लीफाइड मतलब एकदम जानबूझ के स्केप्टिकल हो रहा है, ठीक है, जबरदस्ती ही मान लो, मतलब कुछ है नहीं कहने को, लेकिन जबरदस्ती की, अरे ऐसे कैसे हो गया, व्हाट डिड दिस हैपन, हाउ डिड दैट हैपन, व्हाई वाज इट इन दिस सिनेरियो, व्हाई डिड द पीपल डिड नॉट कम टू द so वेडिंग, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है और बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये टोन डिफाइन करता है इम्प्लीफाइड, जबरदस्ती का घुसाना, into being very critical about something, ठीक है, maybe critical about something, okay. Now pointed criticism, ये भी इससे लिंक्ड ही है, बट pointed criticism में थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट कर रहा है एग्जैक्टली उस पर्सन को। अभी तो ये फलना वो, उसको क्यों हो गया, उसको क्यों हो गया, बट अब ये किसी कैरेक्टर को पकड़ लिया है इसने, ठीक है, कैरेक्टर को पकड़ लिया। अब उसी को वो बोले जा रहा है कि नहीं, इसी ने गलती की है, मुझे पता है कि इसी ने गलती की है, विच इज पॉइंटेड क्रिटिसिज्म, उसके बारे में बुराई कर रहा है। तो द टोन इज सेटिंग टू बी criticizing someone, okay. So that's how you identify a tone in these kind of scenarios where the passage is being defined, ठीक है। Fervent advocacy, now this is also very in, you can say a neutral background, या you can say a negative background, ठीक है। ये भी all this is related to being or telling someone that maybe you are wrong or you are not doing this correctly, ठीक है। Advocacy, you are advocating against that person or in favor of that person, both can be the scenarios, but you have to decide कि ये tone क्या है। When you start the passage, you will see if this is in a positive tone, तो आपको लगेगा कि ठीक है, it is for that person, advocacy is for that person, and if you see that that passage is starting to be negative, you can actually make out कि this is against, the person is against that person, the author is against that person and he is trying to be in a different scenario of advocacy, ठीक है। Now this is type 3 and you see that दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव
और सब्जेक्टिव टोन, ये दोनों टोन्स तो आपको आते ही आते हैं, मतलब यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस, ठीक है. सो ऑल दीज वर्ड्स दैट आई हैव रिटन ओवर हियर कम्स फ्रॉम द वर्ड बिटर, ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज जनरली व्हेन यू हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको ऑब्जेक्टिव पता है उस पैसेज की, यू नो हाउ यू कैन डिफाइन द सिनेरियोज और इमेजिनेशंस, आपके पास काफ़ी फैक्ट्स हैं, आपके पास काफ़ी रूलिंग है अबाउट समवन और सम प्लेस और एनीथिंग, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको पहले ही समझ में आ जाएगा. और सब्जेक्टिव क्या होता है? एकदम एक्सट्रीम, की मुझे तो प्यार है उससे तो है, बस वो एक्सट्रीम केस है, ठीक है. आप क्या कर लोगे? तुम मतलब कुछ भी कर लो, बस प्यार है तो है, आई लाइक दैट पर्सन और आई लव दैट पर्सन टू एक्सट्रीम लेवल, ठीक है. दैट कम्स इन सब्जेक्टिव. ओके, नाउ अब क्या होता है कि कॉस्टिक इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियोज वेयर बिटरनेस इज एक्सप्लेन्ड, ठीक है. आप कभी भी कोई पैसेज में जाओगे तो उसके लास्ट के 4 लाइन में व्हेन द ऑथर इज ट्राइंग टू कंक्लूड समथिंग, ही इज बीइंग कंक्लूसिव ऑफ समथिंग, कंक्लूसिव, ठीक है, और सजेस्टिंग, ठीक है. तो इन सारे सिनेरियोज में द ऑथर कैन ऑल्सो बी डॉगमैटिक. डॉगमैटिक जनरली होते नहीं है. डॉगमैटिक इज एक्सट्रीम सिनेरियो ऑफ नॉट रिलेटिंग टू समथिंग और यू नो नॉट प्रेजिंग समथिंग. तो जनरली पैसेज में डॉगमैटिक पर्सन नहीं होता है. द ऑथर डजंट ट्राई टू बी डॉगमैटिक. ही इज dogmatic generally means being sad, being extremely negative about something. So this doesn't come, and वो मैंने अपने पहले स्लाइड में ही समझाया था, ठीक है. So generally these things doesn't come over here. Now the author can also be argumentative. आर्ग्यूमेंटिव का क्या मतलब होता है? दैट ही इज ट्राइंग टू आर्ग्यू ओवर समथिंग, बार बार किसी सिनेरियो को लाके उसमें आर्ग्यू किए, डिबेट ही चल रही है पूरे पैसेज में, ठीक है. डिबेट चल रही है, मतलब कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है. लेकिन लास्ट में ऑब्वियसली क्योंकि इट्स अ पैसेज फ्रॉम कैट 2024, एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का पैसेज है, तो जो एग्जाम सेटर है उसको देना ही पड़ेगा कंक्लूजन, सजेशंस. तो ये भी आप देखो कि हाउ वेयर इज दैट कंक्लूजन स्टैंडिंग आउट टू बी इन विच टोन, ठीक है. अगर आपको पहले के 2 पैसेजेस में, मतलब 2 पैराग्राफ्स में समझ में नहीं भी आया है पैसेज, तो आपको नीचे जरूर समझ में आ जाएगा. आप जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, एक बार मैं लिख ही देती हूँ क्योंकि ये बार बार मैं बोल रही हूँ. व्हाट is the tone of the passage, ठीक है. तो जहां आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो ओ हो बहुत ही ऊपर पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर, ठीक है. तो जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको पूरा पैसेज समझ में आने लगेगा कि चलो ठीक है, एक तो नेगेटिव था और ऊपर से उसमें केओटिक भी लिखा हुआ था, ऊपर से उसमें बिटर भी लिखा हुआ था, या कॉस्टिक भी लिखा हुआ था, या एक्रिमोनियस भी लिखा हुआ था. वन ऑफ दीज वर रिटन और मुझे समझ में आ गया कि ये एक नेगेटिव टोन की तरफ जा रहा है. और आई जस्ट केम अक्रॉस अ वर्ड कॉल्ड बायस, तो मुझे समझ में आ गया कि दिस इज द टोन वेयर द ऑथर इज ट्राइंग टू बी बायस्ड. ओके, नाउ एनालिटिकल टोन भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे ज़्यादा एनालिटिक्स के बारे में बात की हुई है, फैक्ट्स और फिगर्स बताए हुए हैं. और एंड द ऑथर इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी एनालिटिकल, ही इज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ साइड्स एंड देन वर्क, ठीक है. दोनों साइड्स पे अलग अलग वेट्स रखे हैं उसने, पॉजिटिव भी अलग वेट रखा है, नेगेटिव भी अलग वेट रखा है. तो ये मिला के क्या होगा? न्यूट्रल. आपको वो भी समझना पड़ेगा, बट वो तब समझ में आएगा जब आप मेरे साथ एक लंबा सेशन करो जिसमें मैं सारे वर्ड्स बता दूंगी, 20 to 25 वर्ड्स ऐसे बता दूंगी जिससे आपके सारे क्वेश्चंस, द टोन ऑफ द क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है. नाउ एक और चीज आपको याद रखनी है कि नरेटिव टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कुछ पैसेजेस में आता ही आता, जैसे कि मैंने कहा कि अलादीन का पैसेज आया था 2018 या 17 के किसी पेपर में, उसमें नरेटिव टोन की जिक्र बहुत ज़्यादा हुई थी और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो गए थे. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट अ नरेटिव टोन इज वेयर द ऑथर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड टेल यू कि भाई मेरे हिसाब से तो यही होना है. जहाँ पे
जहां पे आई वी ये दोनों चीजों का इस्तेमाल किया गया है वो नरेटिव टोन से ही डिस्क्राइब होगा, ठीक है। बार बार ऑथर बताना चले कि मैं ही हूं सबसे अच्छा, मैं ही हूं सबसे भला, और मैंने ही किया है ये, आई हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, ठीक है। तो ये नरेटिव टोन में आता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेर एवर यू फाइंड दीज वर्ड्स, प्लीज रिमेंबर that you have to first understand the passage of the passage and then the tone of the author. चाहे ही क्वेश्चन नहीं आया हो उसमें कि what is the tone of the author or what is the tone set of the passage, फिर भी आपको टोन निकालना तो पड़ेगा ही, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डू इन अ पैसेज आफ्टर डिफाइनिंग द मेन आइडिया, the support idea, the conclusion idea. All of this accumulates and bring together one idea for you in a plate. So ये सारी चीजें बहुत important होती है, ठीक है। If you want such sessions, please comment down कि आपको और long sessions और words ऐसे चाहिए. I'll be more than happy to help you, ठीक है। Now please like, share with your friends and subscribe because we need more love on this channel, and press the bell icon so that you get notified whenever I'm on the channel. Thank you so much and have a very, very good evening.